गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्रीकल्चर की आज हमारी चौथी क्लास है। आई थिंक थर्ड या चौथी क्लास है। सो इसके अंदर हम लोग जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने खरपतवारों का पढ़ा था। पहली जो क्लास थी उसमें खरपतवार क्या होते हैं वो पढ़ा था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा था, यानी वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक था वो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। वर्गीकरण की बात करें तो हमने उसमें पहला वर्गीकरण जो किसके आधार पे था, जीवन चक्र के आधार पे था, वो पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जो जीवन चक्र के आधार पे पौधे होते हैं वो तीन भागों में खरपतवार जो होते हैं वो तीन भागों में बांटे गए थे। कौन कौन से? पहले थे एक वर्षीय, दूसरा था द्विवर्षीय और तीसरे थे बहुवर्षीय। नेक्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो उनकी पत्तियों के आधार पर, यानी पत्तियों की जो संरचना थी, कैसी उस पौधे की पत्तियां, उस खरपतवार की पत्तियां, उसके आधार पर हमने उसका दूसरा क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने उसको दो भागों में बांटा था। पहला था ऐसे खरपतवार जिनकी सकड़ी पत्तियां पाई गई थी और दूसरे ऐसे खरपतवार जिनमें चौड़ी पत्तियां पाई गई थी। तीसरा जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो किया था उसके बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, यानी ऐसे जो एक बीज पत्री थे और दूसरे वो जो द्विबीज पत्री थे। ठीक है, तो तीन क्लासिफिकेशन हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं चौथी क्लासिफिकेशन की पारी की। जो चौथा क्लासिफिकेशन है फसलों का वो किया गया है उनके फसलों के संबंध के आधार पर, यानी फसलों में उनका क्या संबंध है, वो किस तरीके से विकसित होते हैं, उसके आधार पर उसका चौथा वर्गीकरण किया गया है। तो अगर चौथे वर्गीकरण की बात करें तो चौथा वर्गीकरण क्या है? फसलों के संबंध के आधार पर फसलों में संबंध के आधार पर इसको ऑलमोस्ट 4-5 भागों में बांटा गया है। पहला है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष हम कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? फसलों के संबंध के आधार पर हम बात कर रहे हैं। उसमें पहला है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार यानी ऐसे सारे खरपतवार जो फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से खरपतवार कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। यानी अब तक जितने भी हम लोगों ने मोस्ट ऑफ तो जितने भी जो खरपतवार थे वो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, तो जो सारे खरपतवार हैं जो फसलों को हानि पहुंचाएंगे क्या कहलाएंगे? निरपेक्ष खरपतवार। इसमें एक वर्षीय भी आ गए, द्विवर्षीय भी आ गए, बहुवर्षीय भी आ गए, चाहे वो खरीफ के हो, रबी के हो या कुछ भी संबंध हो, वो क्या कहलाएंगे? निरपेक्ष खरपतवार। ठीक है, दूसरा है सापेक्ष खरपतवार। दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो फसलों के आधार पर जो किया गया वर्गीकरण वो किया गया सापेक्ष खरपतवारों का। सापेक्ष खरपतवार अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने क्या कभी किसी फसल पे दूसरी फसल के जो पौधे देखे होंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने गेहूं की फसल की बुआई की तो गेहूं में आप लोगों ने सरसों के पौधे यूजुअली देखे होंगे ना, आम बात है गेहूं के, क्योंकि जब कटाई करते हैं तो थोड़े बहुत मिक्सअप हो जाते हैं या कहीं और से आके गिरे हुए या फिर पहले से वहां पे थे, तो आप लोगों ने गेहूं के खेत में सरसों के कुछ पौधे देखे होंगे। तो वो जो सरसों के पौधे थे वो क्या कहलाएंगे? सापेक्ष खरपतवार। क्या कहलाएंगे? सापेक्ष खरपतवार। अगर डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, यानी ऐसी फसलों के बीज जिनको किसान ने नहीं उगाया परंतु फिर भी मुख्य फसल में उग जाते हैं, कौन से खरपतवार कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी ऐसे फसलों के बीज जिनको किसान ने नहीं उगाया परंतु फिर भी जो मुख्य फसल है कौन सी, जिसको किसान ने इस बार उस खेत में बुआई की है उसमें उग जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जो थर्ड जो खरपतवार है वो कहलाएंगे नकलची खरपतवार। यानी फसल संबंध के आधार पर जो तीसरा क्लासिफिकेशन का किया गया वो था नकलची खरपतवारों का। नकलची खरपतवार यानी ऐसे खरपतवार जो रंग, रूप, आकृति, आकार या फिजिकल अपीयरेंस में जो हमारी मेन फसल है उसके समान दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं?
नकलची खरपतवार, यानी ऐसे खरपतवार जो फिजिकल अपीयरेंस, चाहे उसका रंग रूप हो, चाहे उसकी आकृति हो, आकार हो, उस पर कैसे कहलाते हैं, यानी मुख्य फसल में उनको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? उनके आकार और आकृति क्या होती है, मुख्य फसल के समान होती है। क्या कहलाते हैं? नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार की बात करें तो गेहूं सा, गेहूं के खेत में जो गेहूं सा होता है, जिसे हम लोकल भाषा में इंडिया जो या आई डोंट नो कुछ कहते हैं, उसके जो पौधे होते हैं, जब ये छोटी अवस्था में होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब लिटरली जैसे गेहूं होते हैं सेम एज इट इज वैसे होता है, बस प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब इनका बीज उत्पादन होते हैं तो जहाँ गेहूं में ब्राउन बाली निकलती है, इसमें क्या होता है थोड़ी सी हल्की सी पिंकिश बाली निकलती है, जिसके कारण इनकी पहचान हो पाती, वो भी कब? सीड प्रोडक्शन के टाइम। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है अपना सावा, जिसे हम जंगली धान भी कहते हैं, यानी धान के खेत में कौन सा खरपतवार? सावा, जिसे जंगली धान भी कहते हैं। ये भी क्या है? नकलची खरपतवार का एग्जाम्पल माना जाता है। समझ में आ गया? नकलची खरपतवार यानी जो रूप रंग और आकार में सेम एज इट इज मेन फसल की तरह होते हैं। निरपेक्ष समझ में आया, यानी सारी जो हानि पहुंचा देते हैं। सापेक्ष फसल के बीज ही है पर मुख्य फसल के नहीं है, या पहले वहां फसल बोई गई थी या फिर बीजों के मिक्सर के कारण उसका वहां पे जर्मिनेशन हुआ। नेक्स्ट हमने बात की नकलची खरपतवार की, तो नकलची खरपतवार यानी जो एज इट इज कैसे दिख रहे थे? मेन फसल के समान दिख रहे थे। अगर इसी में बात करें तो इसमें चौथे आते हैं अवांछनीय खरपतवार। अवांछनीय खरपतवार, अवांछनीय खरपतवार की बात करें तो ये जो खरपतवार होते हैं जिन क्षेत्रों में सीड प्रोडक्शन किया जाता है, यानी जहां पर खेती एज अ सीड प्रोडक्शन में की जाती है। हमारे यहाँ पे जो खेती की जाती है वो हम क्या करते हैं? उत्पादन लेने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम खाने पीने में करते हैं या फिर किसी बाय प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है, यानी कपास का किसका कोई कपास से रेशे बनाने के लिए किया जा रहा है, या गन्ने का प्रयोग चीनी या कुछ और बनाने के लिए, यानी बाय या तो उपयोग के लिए किया जा रहा है या किसी बाय प्रोडक्ट या उत्पाद बनाने के लिए किया जा रहा है। पर उन जगहों पे जहां पर बीजों का उत्पादन नई बीज प्रोजनी बनाने के लिए किया जाता है, वहां ये खरपतवारों ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर अवांछनीय खरपतवारों की बात की जाए तो अगर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं की माना कि एक किस्म है सोनालिका, ये गेहूं की एक किस्म है जिसको आपने क्या है? खेत में बोया। अगर इसी किस्म में लॉग वन के पौधे उग जाते हैं तो ये जो लॉग वन के जो पौधे होते हैं वो इस फसल के लिए, सॉरी इस किस्म के लिए कौन से खरपतवार माने जाएंगे? अवांछनीय खरपतवार। है तो दोनों गेहूं की, परंतु क्या है? अलग अलग वेराइटी की है। तो वेराइटियों का मिक्सअप नहीं होने के कारण जब सोनालिका किस्म में, फॉर एग्जाम्पल सोनालिका में अगर लॉग वन के पौधों का उग जाते हैं या ग्रोथ होती है तो उसको क्या कहा जाता है? अवांछनीय खरपतवार। ये इसके एग्जाम्पल की बात हो गई। अगर हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, यानी किसी फसल की एक किस्म के पौधे जब उसी फसल की दूसरी किस्म में उग जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अवांछनीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम इसी में बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का भाग है वो है परजीवी पौधे या परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार, इनकी बात करें यानी कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो खुद तो जमीन में ग्रोथ नहीं कर पाते, परंतु जो मुख्य फसल होती है उस पे जड़ पे या तने पे ग्रोथ करके वहां से खनिज लवण लेते हैं और अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं, यानी अपने प्रोडक्शन को या अपना जो बीज उत्पादन का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी खरपतवार। यानी ऐसे खरपतवार जो खुद तो क्या होते हैं? भूमि पे उग नहीं पाते हैं, परंतु मुख्य फसल के ऊपर, चाहे वो जड़ पे हो या तने पे हो, उगकर वहां से खनिज लवण लेते हैं और अपने उसमें आकार में वृद्धि करते हैं। कौन से खरपतवार कहलाते हैं? परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार की बात करें तो इसमें होता है रिजगे के क्षेत्र में के खेत में अमरबेरी या कस्कुटा, यानी जब आपने रिजगे का खेत देखा होगा तो उसमें देखा होगा ना एक येलो धागे टाइप संरचना होती है, येलो या ऑरेंज टाइप की एक संरचना होती है,
वो होती है अमरबेल। यानी इसकी जो जड़ होती है वो कभी भी खेत में नहीं होती, किस पे होती है, रिजके के पौधे के ऊपर पाई जाती है। क्या कहलाते हैं, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म जल विशेष जलवायु वाले खरपतवार। विशेष जलवायु वाले खरपतवार। फसल संबंध के आधार पे इसमें विशेष जलवायु वाले खरपतवारों के बारे में क्या कहा गया है कि यानी ऐसे खरपतवार जिनको उगने के लिए एक विशेष तरीके के टेम्परेचर या विशेष तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी विशेष तरह का टेम्परेचर हो, उसमें पीएच हो, नमी हो, सेम एक अलग तरीके की होती है, तो ही वो क्या कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेष जलवायु वाले खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि काश्मी तो हम सब जानते हैं, तो काश्मी का जो पौधा होता है वो मोस्ट ऑफ द रिजके के खेत में ही होता है। क्यों, क्योंकि जब रिजके का जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, बार बार पानी देते हैं, तो वहां पर वातावरण कैसा होता है, नम होता है, अपेक्षित आर्द्रता ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है बाकी क्षेत्र की अपेक्षा, इसलिए उसको जो उगने के लिए कैसी चाहिए, अधिक अपेक्षित आर्द्रता व ठंडे क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो कासनी का खरपतवार होगा वो कहाँ होगा, रिजगे के क्षेत्र में ही पाया जाएगा। इसलिए कासनी को विशेष जलवायु वाले खरपतवारों की श्रेणी में रखा गया है। यानी हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन लास्ट वाली क्लास में पढ़े थे। चौथे क्लासिफिकेशन जो किसके आधार पर किया गया है, फसलों की संबंध के आधार पर, यानी फसलों में कौन से किस आकार या किस तरीके से पाए जा रहे हैं उसके आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष, तीसरा नकलची खरपतवार, चौथा अवांछित खरपतवार और 5वां होते हैं परजीवी, यानी जो दूसरों के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। और जो लास्ट है वो है विशेष जलवायु, यानी इनको उगने के लिए विशेष तरीके की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ये किया गया उनकी फसलों के संबंध के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं नए क्लासिफिकेशन की। 4 क्लासिफिकेशन हो गए। अब जो 5वां खरपतवार का वर्गीकरण किया गया वो उनके प्रवर्धन के आधार पर किया गया, प्रसारण के आधार पर किया गया। प्रवर्धन या प्रसारण के आधार पर प्रवर्धन के आधार पर बात की जाए, यानी जो खरपतवार हैं वो अपने ही समान संतति कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, या वो बीज की सहायता से कर रहे हैं या किसी वानस्पतिक भाग के द्वारा कर रहे हैं, या कुछ ऐसा होता है जो दोनों के द्वारा ही करते हैं। तो इस आधार पर फसलों जो खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया, 5वां वर्गीकरण वो किया गया उनके प्रवर्धन के आधार पर। अगर प्रवर्धन में पहला किया गया बीज द्वारा, यानी ऐसे खरपतवार जो केवल अपना जो प्रसारण है, यानी अपने समान दूसरे खरपतवार केवल बीजों के माध्यम से ही उगा पाते हैं, कि कौन से कहलाते हैं, बीज द्वारा परिवर्धित खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि बात है हम बथुआ, ठीक है, लहसुआ, कृष्णनील, ये कुछ खरपतवार होते हैं जो अपना प्रसारण केवल बीज के माध्यम से ही कर पाते हैं। यानी अगर हमें इन खरपतवारों का कंट्रोल करना होता है तो इन खरपतवारों का क्षेत्र से इन खरपतवारों को बीज उत्पादन से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनकी रोकथाम हो जाती है। यानी ये केवल किसके माध्यम से प्रवर्धन कर पाएंगे, बीजों के द्वारा। दूसरे रखे गए वानस्पतिक भागों द्वारा। यानी ऐसे खरपतवार जो किसके माध्यम से अपने समान दूसरे पौधे उत्पन्न कर पाते हैं, ये क्या करते हैं, अपने किसी भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, राइजोम हो, ट्यूबर हो, या कुछ भी जो हो, उसके माध्यम से एक नया पौधा उत्पन्न कर पाते हैं। क्या कहलाते हैं, वानस्पतिक भागों वाले श्रेणी में रखे गए। ठीक है, इन खरपतवारों का जो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आप वहां से निकालोगे या काटोगे वो अपने समान फिर से दूसरा पौधा उत्पन्न कर लेंगे।
इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें रखा गया है धूप घास, मोथा, आदि ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना प्रवर्धन अब किसी भी वानस्पतिक भाग के माध्यम से कर लेते हैं। थर्ड वन जो होते हैं ऐसे खरपतवार होते हैं जो बीज एवं वानस्पतिक भाग दोनों के माध्यम से ही क्या करते हैं, अपना प्रसारण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं, बीज एवं वानस्पतिक भाग वाले खरपतवारों की श्रेणी में रखे गए। यानी ऐसे खरपतवार जिनमें वो कैपेबिलिटी होती है जो बीज के, अगर बीज बनते तो ठीक है, नहीं तो वो अपने वानस्पतिक भाग, यानी दोनों ही कैपेसिटी के द्वारा अपने समान दूसरा या अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। इस श्रेणी में मुख्यतः जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं वो रखे जाते हैं। यानी ये खरपतवार जो बहुवर्षीय होते हैं वो क्या करते हैं, वानस्पतिक भागों से भी अपना प्रवर्धन करते हैं, प्रसारण करते हैं, और अपने बीजों के माध्यम से भी प्रसारण करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये हुआ हमारा 5वां वर्गीकरण। अब बात करते हैं खरपतवारों के 6ठे वर्गीकरण के आधार पर जो किया गया है जलवायु के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर यानी जिन क्षेत्रों में या जिन जलवायु में पौधे उग रहे हैं उनके आधार पर भी खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो पहला वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है जलमग्न खेतों। इसमें जो पहला वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है जलमग्न खरपतवार, यानी ऐसे खरपतवार जो केवल जिन क्षेत्रों में पानी भरा होता है यानी ज्यादा टाइम तक पानी रहता है वहां पर ही उग पाते हैं। कौन से? जलमग्न खरपतवार, जैसे कि जलकुंभी, व जंगली धान। ये दोनों ऐसे खरपतवार हैं जो जिन क्षेत्रों में जल होता है यानी लगातार जल भरा होता है उन क्षेत्रों में ग्रोथ करते हैं। दूसरे होते हैं शुष्क क्षेत्र वाले खरपतवार। यानी ऐसे खरपतवार जिनको उगने के लिए शुष्क क्षेत्रों की, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर नमी कम है और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार, जैसे कि नागफनी, जवासा आदि। ये खरपतवार कैसे होते हैं? नागफनी, ज्वासा या झड़वेरी ऐसे खरपतवार जो कम, जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम होती है और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है उन क्षेत्रों में ये आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है कृषि क्षेत्र वाले खरपतवार। यानी ऐसे खरपतवार जो केवल खेतों में ही उग पाते हैं, यानी जहां पर खेती की जाती है उन क्षेत्रों में जहां फसलों का उत्पादन किया जाता है, जुताई की जाती है, हकाई की जाती है, उन क्षेत्रों में ही उग पाते हैं। जितने जैसे कि अपना बथुआ, हिरनखुरी, आदि जो खरपतवार हैं जो हमने अब तक मोस्ट ऑफ द पढ़े हुए हैं और आप लोगों ने भी खेतों में देखे होंगे, वो कृषि क्षेत्र वाले खरपतवार कहलाते हैं। लास्ट है अकृषि क्षेत्र वाले खरपतवार। यानी ऐसे खरपतवार जो कहाँ उगते हैं, चाहे सड़क के दोनों किनारों पे देखा होगा या औद्योगिक क्षेत्रों में देखा होगा या फिर रेलवे ट्रैक पे देखा होगा। यानी ये खरपतवार खेतों में नहीं उगकर जो बाकी बंजर भूमियां हुई सड़क के किनारों में या औद्योगिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं अकृषि क्षेत्र वाले खरपतवार, जैसे कि लेंटाना, कांग्रेस घास,
ऐसे खरपतवार होते हैं जो आकर्षित क्षेत्रों में रखे जाते हैं। तो ये हो गया अपने खरपतवारों के वर्गीकरण कंप्लीट हो गए। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार से हमने खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया। पहला उनके जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण किया गया उनकी पत्तियों की संरचना के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण किया हम लोगों ने उनके बीज पत्रों के आधार पर, चौथा जो हमने किया आज फसलों के संबंधों के आधार पर, यानी फसलों में किस किस आधार पे वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट किया हमने प्रवर्धन की, यानी कैसे वो अपनी संतति में वृद्धि करते हैं उस आधार पर, और लास्ट था जलवायु क्षेत्र वाले आधार पर, यानी किस जलवायु में या किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने खरपतवारों को 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो अब हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। कल हम बात करेंगे इसके कंट्रोल की। ठीक है, थैंक यू।